हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK श्री नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आप लोग के लिए आज की नई क्लास होगी सोशियोलॉजी की, जो आपका पेपर हुआ था BA पार्ट 1 सेमेस्टर सेकंड के छात्र छात्राओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो पेपर ले रखे थे सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ये आपका प्रश्न पत्र होगा। और इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके प्रश्न में आए थे जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे गए तो बहुत ही लाजवाब था। और जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं, पेपर होने वाले हैं, वो लोग भी पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपका मॉडल पेपर की तरह ही है। और ये जो आपके प्रश्न होते हैं वो आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं आपकी क्लास की तरफ। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल में अभी नहीं आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहें। पहला क्वेश्चन इसमें आपका सीधा सीधा यहाँ पे दर्शाया गया है, सीधी सी बात है इसमें आपका कि BA सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी होता है। सोशियोलॉजी का मतलब समझते हैं आप समाजशास्त्र। पेपर कोड आपको पता ही है, सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। टाइम आपका 3 घंटे का दे रखा है और मैक्सिमम मार्क 75। यहाँ पे नोट है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब पहला आपका सेक्शन ए में आपका पहले हम बता दें कि आपको जो प्रश्न पत्र है ये 3 खंडों में विभाजित है। पहला तो आपका आता है इसमें सेक्शन यानी कि खंड आ। इसमें खंड आ में आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, यानी कि सभी खंड प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो आपका अंक निर्धारित किया गया है वो 2 नंबर का एक है। अब पहला क्वेश्चन का फर्स्ट दे रखा है आपका कि विलेज यानी कि गांव क्या है। अब गांव में आप लिखेंगे कि ग्राम या गांव छोटी छोटी मानव बस्तियों को कहते हैं जिनकी जनसंख्या कुछ 100 से लेकर कुछ हज़ार के बीच में होती हैं। प्रायः गांव के लोग कृषि या कोई अन्य परंपरागत काम करते हैं। गांव में घर प्रायः बहुत पास पास व अव्यवस्थित होते हैं। परंपरागत रूप से गांवों में शहरों की अपेक्षा कम सुविधाएं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि की होती है। तो ये होता है हमारा गांव। अब सिटी क्या होता है, यानी कि नगर। इसको आप लोग थोड़ा समझिए। अब इसमें नगर में लिखेंगे कि नगर को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां व्यक्ति कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों में रत होता है, जहां जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होता है और तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ अत्यधिक विषमता पाई जाती है। नगर केवल निवास स्थान ही नहीं वरन एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी है। नगर अंग्रेजी शब्द में सिटी यानी कि सिटी का प्रयोग किया जाता है और सिटी शब्द लैटिन भाषा की इसको कहते हैं सिप्टाज से बना है। बरगल के अनुसार नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योग में व्यस्त हों, तो वो हमारा आता है नगर में यानी कि सिटी में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आता है कि ट्रिब यानी कि जनजाति। अब जनजाति में लिखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज की सभ्यता तथा संस्कृति से अपरिचित हैं, जो सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन्हीं समूहों को जनजाति, आदिम समाज या वन्य जाति आदि जीवों, आदिवासी आदि नामों से जाना जाता है। राल्फ लिंटन के अनुसार कहा गया है कि सरलतम रूप से जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन सामान्यता और निरंतर संपर्क कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हों। उसका में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें जाति यानी कि केस। जाति का मतलब क्या होता है। अब आप लिखेंगे इसमें कि वर्तमान भारतीय समाज यानी कि जातीय सामाजिक इकाइयों से गठित और विभक्त है। इसमें आपका है श्री विभाज जनगत आनुवंशिक समूह भारतीय ग्राम के कृषि केंद्रित व्यवस्था की विशेषता रही है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में श्रम विभाजन संबंधी विशेषीकरण जीवन के सभी अंगों को अनुपयुक्त है और आर्थिक कार्यों का ताना
बाना इन्हीं आनुवंशिक समूहों से बनता है। यह जातीय समूह एक और तो अपने आंतरिक संगठन में संरचित तथा नियमित है और दूसरी ओर उत्पादन, सेवाओं को आदान प्रदान और वस्तुओं के विनिमय द्वारा परस्पर संबद्ध है। तो ये आता है जाति। उसके बाद में फिर आपका आता है विवाह। विवाह यानी कि मैरिज। अब लिखेंगे हेडिंग में इसमें विवाह। विवाह में लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो सर्वव्यापी और सार्वभौमिक है। संसार के सभी देशों एवं सभ्यताओं में विवाह संस्था की अस्तित्व और सभी सभ्यताओं में इसे कुछ नियमों द्वारा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करती है। यानी कि बात करें तो आपको विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है विवाह का वधू को वर के घर ले जाना, और हिंदू विवाह धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अग्नि की साक्षी मानकर संपन्न होता है। यानी कि हिंदू, इसमें कहा जाता है कि हिंदू विवाह को परिभाषित करते हुए डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने धार्मिक संस्कार कहा है, और इस प्रकार विधि विधान से अग्नि को साक्षी मानकर स्त्री को पत्नी बनाना था। दोनों के संबंधों को सामाजिक धार्मिक स्वीकृति मिलना हिंदू विवाह कहलाता है। तो ये आपके हिंदू विवाह के अंतर्गत आता है। उसका नाम फिर आपका आता है संयुक्त परिवार। यानी कि नेक्स्ट आपका आता है इसमें जॉइंट फैमिली। अब इसमें संयुक्त परिवार में लिखेंगे कि संयुक्त परिवार तुलनात्मक रूप से बृहद परिवार है। यह दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों से बना एक समूह है जिसके सदस्यों का अपना एक सामान्य निवास होता है तथा जो धर्म, कर्म, अर्थ, शासन, संप्रबंध और तथा भोजन आदि की दृष्टि से बहुत कुछ संयुक्त होते हैं। संयुक्त परिवार का तात्पर्य होता है जॉइंट फैमिली से। यानी कि इसमें इरावती कार्बे जी के अनुसार कहा गया है कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति में सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्यतः पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। तो ये आपका आता है जॉइंट फैमिली। फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति। बैकवर्ड कास्ट क्या होता है? अब आपका आता है बैकवर्ड केस यानी जिसे हम कहते हैं ओबीसी। इसे हम ओबीसी के द्वारा जानते हैं, यानी पिछड़ी यानी बैकवर्ड कास्ट को हम कहते हैं ओबीसी। ओबीसी। भारत एक लोकतांत्रिक बहुसंख्यक देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इन्हीं धर्मों में से कई तरह के जाति उपजाति के लोग भी रहते हैं जिन्हें अलग अलग लोगों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक वर्ग ओबीसी का आता है जिसे हम कहते हैं पिछड़ा वर्ग कहते हैं, यानी कि पिछड़ी वर्ग से कहते हैं। अब ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी के जुड़े भारत के संविधान अनुच्छेद में 16 से 4 और 340 में मौजूद है, जहां इन्हें पिछड़ा वर्ग के नाम से संकलित है। और भारत में ओबीसी वर्ग में आने वाली जनसंख्या है वो 42% है, और जबकि आरक्षण में है जो 27% लोग। तो इस तरीके से आपका पिछड़ी जाति है। अब आपका आता है 8वां क्वेश्चन यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? अब इसमें आपका आएगा अनुसूचित जाति में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अनुसूचित जाति, और इसमें लिखेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में यानी कि 366 के 24 भाग में अनुसूचित जातियों में से ऐसी जातियां जो मूल वंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियां जो मूल वंशों एवं जनजातियों के भाग या उनमें यूथ अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां जो है वो राष्ट्रपति किसी राज्य या लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों एवं जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों में
इनमें यूथों का विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य में अनुसूचित जातियाँ समझा जाएगा। तो ये आपका आ गया कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट, तो इन्हें हम कहते हैं अनुसूचित जाति। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि 8वां और 9वां मैंने आपको पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के बारे में बता ही दिया है कि अनुसूचित जाति के अंदर कौन कौन आता है। अनुसूचित जाति का आपको हम बता दें कि जैसे बनतार, बौरी, भोक्ता, भुइया, चमार, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धनगढ़, दुसाध, थारी, थरई, ये आपके आते हैं अनुसूचित जाति। और अनुसूचित जाति को आपको पता है इसमें शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं इस तरीके से। अब आपका आएगा जनसंख्या में वृद्धि, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ, 9वां क्वेश्चन सेक्शन ए का आपका। अब जनसंख्या वृद्धि क्या होता है ये समझो पहले आप लोग। इसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि में कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय अंतराल में लोगों की में होने वाली परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या परिवर्तन भी कहा जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन दो तरह से होता है। पहला तो आपका आता है इसमें धनात्मक परिवर्तन और दूसरा आता है आपका ऋणात्मक परिवर्तन। इस तरीके से आपका जनसंख्या वृद्धि के बारे में थोड़ा सा हमने आपको यानी कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं इसके बारे में बताया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी सेक्शन ए का लास्ट और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि कास्टिएशन यानी जातिवाद। जातिवाद किसे कहते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसमें जातिवाद केवल लिख दिया है लेकिन इसका मतलब होता है जातिवाद किसे कहते हैं। अब आप लिखेंगे इसमें जातिवाद में हेडिंग लगेंगे जातिवाद। जातिवाद में लिखेंगे कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। हर एक धर्म अनेक जातियों में बटा हुआ है। जातिवाद एक सिद्धांत है जिसमें हर धर्म के व्यक्ति द्वारा अपने धर्म की जाति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यही से जातिवाद की समस्या पैदा होती है। अपनी जाति को दूसरी जातियों से सर्वश्रेष्ठ मानने के चक्कर में व्यक्ति दूसरी जातियों को अपनी जाति से हीन या कमतर मानने लगते हैं और यही से व्यक्ति के अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होती है और वर्तमान समय में जातियों के कारण कई विवाद बढ़ा घातक रूप ले लेते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने लोगों को मजबूती से जकड़ लिया है। फिर आपका आता है इसमें सेक्शन बी, यानी कि खंड आ से मैंने आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को एक दूसरे तक ज़रूर शेयर करते रहिए, क्योंकि सारे आपके ये जो पेपर हो रहे हैं इसमें आपके जो ये प्रश्न है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और बहुत ही पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सेक्शन बी में आपका आता है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि इसमें से आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है आपको 200 शब्दों में देना है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका दे रखा है कि एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन विलेज लाइफ। भारतीय ग्रामीण जीवन के आधारभूत विशेषताओं का वर्णन। तो ये आपका प्रश्न आपका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप लिखेंगे इनकी भारतीय ग्रामीण जीवन की जो आधारभूत विशेषताएं हैं इसमें आपको लिखना होगा कि सभी ग्राम यानी कि संस्कृतियों में कुछ न कुछ एकता पाई जाती है। इन्हीं ग्राम में जीवन यानी कि सार्वभौम लक्षण या तत्व तो कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे तत्व भी हो सकते हैं जो प्रत्येक देश में समान नहीं है। इन्हें हम आकस्मिक, परिस्थितिजन्य और संक्रमणकालीन, परिवर्तनशील एवं राष्ट्रीय तत्व या लक्षण कहते हैं। और इसके अतिरिक्त किसी विशेष संस्कृति में कोई एक विशेषता स्थित तथ्य सदैव विद्यमान नहीं रहता है, उसमें बराबर परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय ग्राम जीवन में विशेषताओं का अध्ययन करते समय इन सार्वभौम और विशेष अस्थायी और परिवर्तनशील पहलुओं को निरंतर ध्यान में रखना है। ग्रामीण जीवन की निम्न विशेषताएं हैं।
कौन कौन सी हैं? पहला तो आपका आता है इसमें प्रकृति से निकटता। ग्रामवासी प्रकृति के अधिक निकट होते हैं क्योंकि उषा, संध्या, ऋतु परिवर्तन, पौधे, पक्षी, पशु तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं और घटनाओं में उनका अधिक संपर्क रहता है और वे उनसे सदा अद्भुत आत्मीयता का अनुभव करते हैं। फिर दूसरा आपका आता है इसमें नारी का निम्न स्तर। गाँव के उदय के साथ सामंतवाद का भी विकास हुआ और इसे सामंतशाही व्यवस्था में अनेक जमींदारों एवं तालुकेदारों के यहाँ बहुपत्नी प्रथा थी। सने सने ये स्त्रियां एक सजावट की वस्तु समझी जाने लगीं और घर की आर्थिक व्यवस्था में उनको कोई उत्तरदायी पूर्ण कार्य नहीं सौंपा जाता था। ऐसे स्थिति में बड़े घरों में इनकी कोई आवाज़ न थी और जिसके कारण उनका निरंतर नीचा होता चला गया। फिर तीसरा आपका आता है धर्म का व्यापक प्रभाव। प्राचीन लोगों की तरह आज भी ग्रामवासी अमानवीय, अलौकिक और लोकोत्तर शक्तियों में गहरा विश्वास रखते हैं। ये आपके धर्म व्यापक प्रभाव में लिखना है। वर्षा, बाढ़, महामारियों, पशु एवं पौधे के रोग इत्यादि के कारण उनकी वार्षिक आय अनिश्चित तथा इस दृष्टि से वे अपने आप में असहाय पाते हैं और जिसके कारण अलौकिक शक्तियों में उनका विश्वास और भी पक्का हो जाता है। फिर आपका आता है रीति रिवाजों का प्रभाव। चौथा आता है इसमें लिखना है कि ग्रामवासियों का जीवन अधिकांश प्रतियोगिता, व्यापार या सरकारी कानूनों से निर्धारित नहीं होता बल्कि गांव के रिवाज, प्रथा और परंपराओं से चलाती हैं। विभिन्न सेवाओं के लिए किसान या ग्रामवासियों द्वारा दी गई मजदूरी अवधि किसी कुछ जगह उस सेवा के आर्थिक सिद्धांत से निश्चित ना होकर रीति रिवाज के आधार पर निश्चित की जाती है। फिर पांचवा आपका आता है आदर्श और परंपराओं की एकता। इसमें लिखना है आपको कि ग्रामीण जीवन की आत्मनिर्भरता, बाहर के प्रभावों से प्रतिरक्षा ग्रामवासियों के आदर्श और एकता की आधारशिला है। ग्राम जीवन में परिवर्तन धीमी गति से आता है। साथ ही गांव में विभिन्न विरोधी विचारधाराओं वाले विरोधी दल, उग्रपंथी दल तथा उनके विचार एवं प्रसार के साधन भी संस्थाएं भी नहीं होती हैं। फिर आपका आता है छठा नंबर आता है इसमें कि संतोष और भाग्यवादी दृष्टिकोण। धर्म और कर्म के सिद्धांत में अटूट विश्वास प्राकृतिक आपदाओं के समय आदर्शों या पुरुषार्थ द्वारा सीमित अवसरों और सुविधाओं और समाज जातिगत श्रेणीबद्ध और अजनतांत्रिक संगठन से पलायन की असमर्था, गरीबी और प्रगतिशील जीवन सभी मिलकर उसे एक संतोषी और भाग्यवान व्यक्ति बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर आपका आता है सातवां नंबर अगतिशील जीवन। यानी इसमें लिखना है आपको कि उत्पादन के अपर्याप्त साधन और पर्याप्त अवकाश होने के कारण ग्रामीण जीवन की गति शहरी जीवन से मंद होती है और गांव वालों के सब काम धीरे धीरे चलते हैं। यह मंदता केवल बाहरी दौड़ धूप तक ही सीमित नहीं बल्कि उनके विचारों और संस्थाओं से भी दिखाई देती हैं। तो ये आपका इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना है इसमें कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल अर्बन लिंकेज। यानी इसमें लिखना है आपको ग्राम नगर संपर्क की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ये आपकी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें आप लिखेंगे गांव नगर संपर्क की जो अवधारणा है, गांव एवं नगर के बीच उपयुक्त अंतरों के बावजूद भी यह दोनों जीवन एकदम से एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इन दोनों का जीवन परिवर्तित होता रहता है जिसमें परिणाम स्वरूप आदान प्रदान और अंतःक्रिया होती रहती है। ग्राम एवं नगर के जो पारस्परिक प्रभाव ने ग्रामीणकरण, नगरीकरण, ग्राम नगरीकरण, ग्राम नगरीय, नैरंतर्य और आदि प्रक्रियाओं का जन्म दिया। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप गांव एवं नगर की विशेषताओं का मिला जुला रूप प्रकट हुआ है। औद्योगिकरण एवं आर्थिक सामाजिक विकास ने ग्राम की आत्मनिर्भरताओं को समाप्त किया है। अब नगरों के कच्चे माल के लिए ग्रामों पर निर्भरता बढ़ी है।
नगरों की प्रबलता और वहाँ उपलब्ध साधनों की सफलता ने ग्रामवासियों को नगरों की ओर आकर्षित किया है। ग्रामवासियों को नगरीकरण हो रहा है। आज नगरीकृत जीवन नगरी नहीं होकर नगरी जीवन से प्रभावित ग्रामीण जीवन है। उसी प्रकार ग्रामीण जीवन से प्रभावित होकर नगरीकृत जीवन है। ग्राम एवं नगर के संपर्क और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप एक समन्वयपूर्ण अवस्था उत्पन्न हो है, जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय विशेषताओं को सह उपस्थिति देखी जा सकती है। बड़े नगरों के चारों ओर आसपास बसे उपनगर से दोनों में मिश्रित जीवन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन क्लियर है। चौथे क्वेश्चन में आपका आता है इसमें दोस्तों, चौथे क्वेश्चन में आपका आता है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेन प्रॉब्लम्स इन ऑफ इंडियन वुमेन। भारतीय महिलाओं को प्रमुख समस्याओं का संक्षेप में वर्णन। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों चौथा नंबर में कि भारतीय महिलाओं की समस्याओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है। पहला तो आपका इसमें आता है शैक्षणिक समस्याएं। भारत में नगरों की तुलना में गांवों में स्त्री साक्षरता बहुत कम है। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या तो भी कम है और स्त्रियों की शिक्षा न दिलाने के कारण प्रथा प्रथा और स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता एवं उनकी कार्यक्षेत्र तक घर तक ही सीमित होना है। फिर दूसरा आपका आता है इसमें सामाजिक समस्या। इसमें है कि परिवार एवं विवाह से संबंधित समस्याओं परंपरावादी भारतीय समाज महिलाओं के साथ परिवार के दोयम दर्जे के नागरिक की भांति व्यवहार का पक्षधर है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है। वे दासी की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। उसे सास ननद के उलाहने, गालियों एवं प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट बाल विवाह। प्राचीन समय में भारत में बाल विवाह का प्रचलन रहा। कम आयु में लड़की का विवाह कर देना माता पिता की धार्मिक कर्तव्य माना गया है। आज भी ग्रामों में ऐसे विवाह बहुत संपन्न होते हैं। फिर आता है विधवा पुनर्विवाह का अभाव। हिंदुओं में पत्नी की मृत्यु के बाद पति को दूसरा विवाह करने की छूट दी गई है, किंतु स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की मनाही है। विधवा स्त्री अच्छा भोजन नहीं कर सकती। उसके भोजन में मीठे, चटपटे, स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों के स्थान पर सादी वस्तुएं मात्र होनी चाहिए। शुभ कार्यों में विधवाओं की उपस्थिति अपशकुन मानी जाती है और विधवा महिलाओं को शारीरिक मानसिक यातनाएं, कठोर जीवन, समाज की उपेक्षा में कटु वचन भी सहने पड़ते हैं। फिर इसमें आता है दहेज। वर्तमान में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दहेज की समस्या के कारण ही अनेक क्षेत्रों में बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है और जलाने, मार डालने की घटनाएं होती हैं। दहेज के कारण लड़कों के मोल भाव होते हैं और जो ऊंची बोली लगाता है उसे अच्छा वर मिल जाता है। उसके बाद में फिर आपका आता है कि समानता और सामंजस्य की समस्या। भारतीय समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाओं को अनेक वैधानिक प्रयत्नों का बावजूद समानता का दर्जा नहीं मिल पाया। घर परिवार कार्य की दशाओं, दैनिक मजदूरी इत्यादि में अनेक क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों की बराबर नहीं माना जाता है। फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या आता है कि भारत में यद्यपि स्त्री एवं पुरुष दोनों की औसत आयु में वृद्धि हुई, फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जीवन अवधि सदैव कम ही रही है। असमान लिंगानुपात, स्त्रियों की औसत आयु में कमी एवं मृत्यु दर की अधिकता के लिए बाल विवाह, प्रसव काल में स्त्रियों की मृत्यु और स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व देना, कुपोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में अभाव तथा उत्तरदायी हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट आर्थिक समस्याएं। हेडिंग डालेंगे आप आर्थिक समस्याएं। भारतीय नगरियों की समस्याएं उनकी गरीबी, आर्थिक पराश्रितता एवं शोषण से जुड़ी हुई। अधिकांशतः महिलाएं कृषि कार्य से ही संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त वे खनन, पशुपालन एवं श्रमिक कार्य में लगी हुई हैं।
और ये अक्सर कमाने के लिए बाहर नहीं जाती, फलस्वरूप उन्हें अपने भरण पोषण तक के लिए पुरुष की ओर देखना होता है, वह स्वावलंबी नहीं होती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका 5वां नंबर कि डिस्कस द मेन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स। भारतीय जनजातियों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं और समाधान। का वर्णन करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। इसमें आपका लिखना है हेडिंग कि भारतीय जनजातियों की समस्याएं और समाधान। इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि जनजाति या अनुसूचित जाति वर्तमान समाज में अपने अस्तित्व के लिए अनेक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। भारत सरकार ने जनजाति के उत्थान के लिए कई कदम उठाए और इनके उत्थान के लिए वर्तमान में प्रयासरत रहा है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनजातियां आर्थिक सामाजिक रूप से काफ़ी अविकसित हैं। आज के इस लेख में जनजाति की प्रमुख समस्याओं भारतीय जनजातियों के आधुनिक सभ्यता के संपर्क में सदैव कर्जदार की स्थिति बनी हुई है। वह इस कर्जदार से इसलिए भी मुक्त नहीं हो पाती क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित और उसने द्वारा इकट्ठा की गई वन वस्तुओं को उन्हें मूल्य नहीं मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए। जनजातियों में अल्प विकास से जुड़ी बीमारियां जैसे कुपोषण, संक्रामक रोग, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी बहुत अधिक पाई जाती हैं। अंग्रेजों द्वारा एक समान राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई थी जिससे इनके परंपरागत अधिकार छीन गए और यह सिलसिला निरंतर जारी रही। कभी विकास की गतिविधियों के कारण तो कभी संपर्क के कारण जनजातियों की समस्या बढ़ती गई। जनजातियों के निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है। पहला तो आपका था भूमि से अलग होना, दूसरा आपका था अशिक्षा, तीसरा बंधक मजदूर, चौथा बेरोजगारी हो गया, पांचवा निर्धनता, छठा आपका था ऋणग्रस्तता और सातवां आपका था नशे की लत, आठवां प्राकृतिक आपदाएं। उसके बाद फिर आपको लिखना है इसमें समाधान। समाधान में लिखेंगे आप लोग कि जनजातियों की आज भी सबसे बड़ी समस्या आर्थिक पिछड़ापन है। इसका समाधान करने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के साथ स्वरोजगार की सुविधाओं को बढ़ाना जरूरी है। आदिवासी समुदाय भी अपनी दस्तकारी और विभिन्न प्रकार की कलाओं से प्रसिद्ध है। जनजातीय ग्रामों के सहकारी समितियों को स्थापना करके श्रमिकों को उचित मजदूरी देकर ठेकेदार और वन अधिकारियों द्वारा उनके शोषण को रोकने एवं कम ब्याज पर कृषि के ऋण की सुविधा देने से भी आर्थिक स्थिति काफ़ी कहता है। फिर दूसरा लिखेंगे इसमें आप कि सांस्कृतिक समस्याओं को समाधान तभी संभव है जब बाहरी समूहों को जनजातियों और अपने धर्म को थोपने के अवसर ना दिए जाएं। इसके लिए उन्हीं संस्कृति और भाषा के अंतर्गत उन्हें स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना जरूरी है। उसका फिर तीसरा लिखेंगे आप कि जनजातियों की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए यह जरूरी है कि जनजातीय नेताओं की सहायता के लोगों के विचारों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाए। कुछ अधिक जागरूक लोग जब अपनी समस्याओं से परिचित होंगे तब वे दूसरे व्यक्तियों को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रोत्साहन दे सकेंगे। चौथा आपका आता है कि जनजातियों की जो शैक्षणिक समस्याओं का निराकरण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में व्यवहारिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। यह व्यवहारिक शिक्षा कृषि दस्तकारी, कृषि उपकरणों के निर्माण एवं हस्तशिल्प से संबंधित होनी चाहिए। फिर पांचवा आपका आता है इसमें कि जनजातियों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आदिवासी से सचल चिकित्सालयों को व्यवस्था की जानी चाहिए। बसों के अंदर बने हुए यह चिकित्सालय 10 से 15 वर्ग किलोमीटर के अंदर आने वाले गांव में पहुंचकर प्राथमिक चिकित्सा का सुविधा प्रदान कर सके। तो इस तरीके से आपका यानी कि भारतीय जनजातियों के बारे में मैंने आपको बताया। छठा क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि भारत में जातिवाद पर एक निबंध लिखें, यानी कि राइट एन एसे ऑन कास्टिज्म इन इंडिया। अब इसमें लिखेंगे कि जातिवाद एक ऐसी प्रणाली है जो प्राचीन काल में जड़ें पाती हैं और यह वर्षों में अंधाधुंध चल रही हैं और उच्च जातियों के लोगों के हितों को आगे बढ़ा रहा है।
निम्न जाति के लोग का शोषण किया जा रहा है और उनकी चिंताओं को सुनने वाला कोई नहीं है। भारतीय समाज को मोटे तौर पर 4 जातियों के लोगों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा आपका था शूद्र। ब्राह्मण उच्च वर्ग के हैं और प्राचीन काल में ये लोग पुरोहिती गतिविधियों में शामिल थे और लोग इनके लिए बहुत सम्मान रखते थे। क्षत्रिय जो है वो शासक और योद्धा थे, उन्हें बहादुर और शक्तिशाली माना जाता था और वे केवल ब्राह्मणों के बगल में देखा जाता था। वैश्य आगे आए, ये लोग खेती, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े थे। शूद्र सबसे नीची जाति के थे। इस जाति में संबंधित लोग मजदूर थे और 5वीं जाति भी थी। इन लोगों को अछूत माना जाता था और उन्हें इंसानों की तरह भी नहीं माना जाता। हालांकि लोगों ने इन दिनों अलग अलग पेशों में वो संभाल लिया है, लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी मौजूद है। लोगों को अभी भी उनकी जाति और उनके पेशे, प्रतिभा एवं उपलब्धियों के आधार पर आंका जाता है। जातिवाद केवल भारत में ही नहीं बल्कि कुछ अन्य देशों जैसे जापान, कोरिया, श्रीलंका और नेपाल में भी प्रचलित है। भारत की जो इन तरह देशों में लोगों को इस बुरी व्यवस्था के प्रकोप सामना कर रहे हैं। उसका फिर 7वां क्वेश्चन आपका आता है इसमें दोस्तों कि क्रिटिकली एवेल्युएटेड द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें 7वां नंबर। अब इसमें लिखेंगे 7वें नंबर में दोस्तों कि भारत में संप्रदायवाद की प्रवृत्तियाँ। भारत में संप्रदाय का अर्थ है कि दूसरे समुदाय के लोग के प्रति धार्मिक, भाषा अथवा संस्कृति आधार पर असहिष्णुता का भावना रखना और धार्मिक सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर अपने समुदाय के लिए राजनीतिक अधिकार और अधिक सत्ता प्रतिष्ठा की मांगे रखना, अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना और अपने हितों के लिए सभी धार्मिक संगठन को बढ़ावा देना। इसमें आपका आता है संप्रदायवाद में जो उभरती प्रवृत्तियां हैं। पहला तो आता है यह आत्मविश्वास पर आधारित है, उदाहरण के लिए जैसे रूढ़िवाद हो गया। दूसरा आपका आता है इसमें कि यह असहिष्णुता पर आधारित है। यहाँ असहिष्णुता का अर्थ अन्य जाति, धर्म और परंपरा से जुड़े व्यक्ति के विश्वासों, व्यवहार व प्रथा को मानने की अनिच्छा है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें कि यह दूसरे धर्मों के प्रति दुष्प्रचार करता है। चौथा आपका आता है कि वह दूसरों के विरुद्ध हिंसा सहित अतिवादी तरीकों को स्वीकार करता है। उसका फिर आता है इसमें आलोचना में लिखेंगे दोस्तों पहला तो धर्म की संकीर्ण व्याख्या, कि धर्म की जो संकीर्ण व्याख्या लोगों के धर्म के मूल स्वरूप से अलग कर देती है और धर्म की संकीर्ण व्याख्या सांप्रदायिकता का कारण है। दूसरा आपका आता है कि सामाजिक मान्यताएं, विभिन्न संप्रदायवादी धार्मिक मान्यताएं एक दूसरे से भिन्न हैं जो परस्पर दूरी को कारण बनाती है और छुआछूत व ऊंच नीच की भावना संप्रदायवाद को फैलाती है। तीसरा आता है राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन। इसमें लिखना है कि भारत के विविध राजनीतिक दल चुनाव के समय वोटों की राजनीति सांप्रदायिकता का प्रोत्साहन देते हैं। फिर चौथा सांप्रदायिक का संगठन, कुछ सांप्रदायिक संगठन अपनी संकीर्ण राजनीति से लोगों के बीच सांप्रदायिकता की भावना को भड़काकर अपनी आपको सच्चा राष्ट्रवादी मानते हैं। फिर पांचवा आता है कि प्रशासनिक अक्षमता। इनमें लिखना है आपको कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण सभी सांप्रदायिकता दंगे हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया उनकी संप्रदायवाद की जो प्रवृत्तियाँ थीं और इनकी आलोचना। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट शॉर्ट नोट ऑन यूनिटी डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब इसमें आपका आता है कि भारत में विविधता में एकता में संक्षिप्त टिप्पणी, यानी इसमें लिखता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन है। इसमें लिखना है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों और उनकी संस्कृतियों में काफ़ी अंतर है। यानी कि इसमें लिखेंगे आप विविधता में एकता में। कुछ प्रदेश अफ्रीकी रेगिस्तानों जैसे तप्त और शुष्क हैं, तो कुछ ध्रुव प्रदेश की जात ठंडे हैं। कहीं वर्षा का अतिरिक्त तो कहीं उनका नितांत अभाव। जैसे तमिलनाडु, पंजाब और असम के निवासियों को एक साथ देखकर
कोई अन्य एक नस्ल या एक सांस्कृतिक अंग नहीं मान सकता। देश के निवासियों के अलग अलग धर्म, विविधतापूर्ण भोजन और वस्त्र उतने ही भिन्न होती हैं जितनी उनकी भाषाएं या बोलियां होती हैं। इतना ही नहीं, इस कोट की विभिन्नता के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में निबद्ध है। इस सूत्र की अनेक विधाएं हैं जिनकी जड़ें देश के सभी कोनों तक पल्लवित और पुष्पित हैं। बाहर विभिन्नताएं और विविधताएं भौतिक हैं, किंतु भौतिक के अभ्यंतर में प्रवाहित एकता को अजस्र धारा भावनात्मक एवं रोगात्मक है। इसी ने देश को जन मन की एकता के सूत्र के पिरो में रखा है। भारत की एकता यह भारतीय संस्कृति की स्तंभ है और भारतीय संस्कृति के अति प्राचीन है और वह अपनी विशिष्टताओं सहित विकसित होती है और इसके विशेष लक्षण हैं जिन्होंने भारतीय एकता के सूत्र की जड़ों में सुदृढ़ किया है। जैसे पहला तो आपका था कि भारतीय संस्कृति की धारा अविच्छिन्न रही। दूसरा, यह धर्म दर्शन और चिंतन प्रधान रही। यहाँ धर्म का अर्थ ना मजहब और ना रिलीजन। भारतीय संस्कृति की यह धर्म अति व्यापक, उदार एवं जीवन के सत्यों का पुंज है। उसके बाद तीसरा आपका आता है कि भारतीय संस्कृति का एक अलौकिक एवं इनकी सहिष्णुता, यह सहिष्णुता सामान्य अर्थ सहनशीलता वरन गौरवपूर्ण, शांत, विशाल मनोभाव के स्वीके परिचय के ऊपर समाविष्ट होता है। फिर चौथा आपका आता है इसमें कि यह जड़ अथवा स्थिर नहीं बल्कि सचेतन और गतिशील है। इसने समय काल के अनुरूप अपना कलेवरणी आत्मा नहीं बदला ही नहीं वरन उसे अति ग्रहणशील बनाया। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस करके सारी चीज़ें कि भारत में विविधता में एकता के बारे में बताया। अब आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन सी, यानी कि सेक्शन सी पे हम लोग पहुंच गए। अब सेक्शन बी आपका एक एक क्वेश्चन करके मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सेक्शन सी की तरफ रुक करते हैं। सेक्शन सी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। सेक्शन सी में है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में है। 9वां क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत में जाति व्यवस्था के परिवर्तनशील प्रतिपादनों का विवेचन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जाति व्यवस्था की जो परिवर्तनशील है उसके बारे में यहाँ लिखना है कि किस तरीके से जो जाति व्यवस्था को हम लोग परिवर्तन किए हैं या हमारी समाज परिवर्तन किया है वो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। जो 10वां क्वेश्चन आपका आता है इसमें। 10वां क्वेश्चन इसमें है आपका कि व्हाट आर मेन एम्स ऑफ हिंदू मैरिज, डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। यानी आपको इसमें लिखना है कि हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और हिंदू विवाह के परंपरा स्वरूपों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। 11वां क्वेश्चन नंबर आपका है कि डिफाइन जॉइंट फैमिली, डिस्कस द रिसेंट चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द जॉइंट फैमिली। यानी कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए और संयुक्त परिवार में होने वाले नवीन परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। 12वां नंबर डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन इंडिया। भारत में अधिक जनसंख्या की दुष्परिणामों का विवेचन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग आंसर में एक एक करके सारा बता दिया है। और दोस्तों तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके बता ही दिया है। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए जिससे कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली वीडियो के साथ आपको नए क्लास के साथ और नई उमंग के साथ ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग तैयार रहें एक साथ फिर एक स्टडी नोट्स चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।